हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर है 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम सेक्शन ए जो है आपका, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पार्ट बी यानी सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें बताना होगा कंसिस्टेंट में कौन कौन सी लाइंस आती हैं और इनकंसिस्टेंट में कौन कौन सी आती हैं। तो कंसिस्टेंट में एक तो यूनिक सॉल्यूशन बनता है, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ लिख देती हूँ, आप भी लिखिएगा। एक तो यूनिक बनेगा और एक बनेगा हमारा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में हमारी पैरेलल लाइंस बनती हैं, तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस बनती है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के। और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन में A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और इक्वल होता है C1/C2 के। और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो ये तीनों की कंडीशन आपको सबसे पहले लिखनी है और फिर आपको क्वेश्चन पे जाना है। आपको बताना है पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में A= क्या है, 3 है। B की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, AX + BY = C, यही हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे ही आते हैं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग A की वैल्यू हमारी 3 है, B की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है और C की वैल्यू हमारी, क्योंकि ये 8 इधर है, हमें इधर माइनस में ले लेना होगा, 3x + 2y माइनस का 8 = 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। CX - 4y माइनस का 9 = 0। तो C = क्या आ गया, -8 माइनस का 8। और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में A2 में हमारा A2 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू हमारी -4 है और C2 की वैल्यू हमारी -9 है। अब हमें कंडीशन लगानी है, अब हमें इन्हें सॉल्व करके देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें A1/A2 देखना है। तो A1/A2 क्या है, 3/6, जो कि कट के क्या आ जाएगा, 1/A2। फिर B1/B2 देखते हैं, तो B1/2 है 2/-4, जो कि कट के आ गया -1/2। तो आप देख सकते हैं A1/A2 नहीं है इक्वल B1/B2 के, क्योंकि 1/2 और -1/2 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो इसमें आपको लिखना है, जो सॉल्यूशन जो बना है वो हमारा ये वाली कंडीशन बनी है, A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। तो यानी हमारी कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, सिर्फ एक सॉल्यूशन बनेगा और क्वेश्चन पर आपको जो आंसर लिखना है वो लिखना है कंसिस्टेंट। यूनिक भी लिखना है और कंसिस्टेंट भी लिखना है, ये आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें कुछ इक्वेशन में यही बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन है, इस फिगर में आपको ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है। AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD जो पैरेलल है EF के। तो EF पैरेलल AB के भी हो रहेगा, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है AE/ED हमारा FC/BF के, यानी ये लाइन इससे पैरेलल करना है। पर ट्रेपेजियम से तो हम इसको नहीं बता सकते ना, तो हमें क्या करना है, हमें BPT थ्योरम लगानी है। इसमें एक ये ट्रायंगल प्रूफ करेंगे हम और एक ये ट्रायंगल प्रूफ करेंगे हम, और इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये साइड इसके अपने आप रेशियो में इक्वल आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं साथ साथ। तो ये हमारा ट्रायंगल है। अब हमने D और B एक कंस्ट्रक्शन कर दी, यहाँ पे B से D को एक जोड़ दिया और पॉइंट, बीच के पॉइंट को हमने M नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को हम यहाँ पे मैंने छोटा सा बना दिया, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को हम BPT थ्योरम से प्रूव करेंगे। और हम कह सकते हैं EM जो है वो AB के पैरेलल है, क्योंकि EF पूरी पैरेलल AB की थी, तो आधी भी तो पैरेलल होगी ना, टेढ़ी थोड़ा ना हो रही है अब वो। तो EF अगर पैरेलल है AB के, तो EM भी पैरेलल होगा AB के। BPT से हम बाय BPT थ्योरम क्या कह सकते हैं, जो AE है वो AD
ए डी, यानी पूरा हम लेंगे जिस रेशियो में हमें क्वेश्चन दे रखा है हमने वही लिया। फिर जो हमारा बी एम है, बी एम ये और एम डी जो ये पूरा है ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये रेशियो इसके इक्वल है और ये रेशियो इसके इक्वल है, ये हम कह सकते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? एक तो हमने ये ले लिया, अब हमें ये वाला लेना है। तो इस वाले को मैंने ऐसे छोटा सा यहाँ बना दिया कि आपको डाउट ना रहे। अब ये एम एफ है, एम एफ हमारा डी सी के पैरेलल हमारा ई एफ पूरा था, तो एम एफ भी जो है वो डी सी के पैरेलल ही होगा। बाय पीपीटी थ्योरम हम ट्रायंगल बी सी डी में क्या करेंगे, हम कह सकते हैं जो बी एम है वो एम डी के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो बी एफ है वो एफ सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब आप देखिए बी एम अपॉन में एम डी, बी एम अपॉन में एम डी, ये दोनों कॉमन आ गए। ये बी एम अपॉन में एम डी ए ई अपॉन में ई डी के इक्वल है और बी एम अपॉन में एम डी भी बी एफ अपॉन में एफ सी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो यस, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इन दोनों को भी इक्वल कह सकते हैं। तो ए ई अपॉन में ई डी बी एफ अपॉन में एफ सी के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो बस ये भी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ए अपॉन में डी बी एफ अपॉन में एफ सी हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया। नेक्स्ट इसका और पार्ट आपको दे रखा है। ए डी अगर 6 सेंटीमीटर है, ये ए डी है। बी डी या डी बी हम कहें तो ये 9 सेंटीमीटर है। फिर ई सी हमारी ई सी 12 है, ई सी 12 सेंटीमीटर है और ए ई हमारी 8 सेंटीमीटर है। एंगल ए डी 48 डिग्री है। आपको ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें कन्वर्स ऑफ वीपीटी थ्योरम से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए डी अपॉन में, अगर हमारा ए डी अपॉन में बी यानी ये रेशियो में इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये पैरेलल लाइंस ये इसके पैरेलल होगी, तभी तो हमारा ये इसके रेशियो इक्वल आया। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से अगर ये पैरेलल लाइन नहीं आएगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगी। तो हम एंगल फॉर ए बी सी भी निकाल सकते हैं। तो हमें बताना है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होना चाहिए हमारा ए ई अपॉन में ई सी के। वैल्यू डालते हैं। ए डी क्या है हमारा? ए डी हमारा 6 और डी बी हमारा 9 और ए ई हमारा यहाँ पे ए ई हमारा है 8 और ई सी हमारा है 12। तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, 2 अपॉन में 3 आ गया ये। तो नेक्स्ट ये हमारा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। तो ये भी 2 अपॉन में 3 आ गया, यानी रेशियो इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं हमारी साइड का रेशियो इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाला और एंगल ये और वाला एंगल को हम क्या कहते हैं? ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये और ये एंगल सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यस, ये वाला जो एंगल बनेगा वो 48 डिग्री ही बनेगा। तो जितने स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको रेशियो को इक्वल लिख देना है एंड जैसे मैंने काट के बताया, देन आगे आपको लिखना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ये हम प्रूव कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से डी जो है वो पैरेलल है बीसी के और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी ई के, जो कि 48 डिग्री है। और एंगल के आगे आपको लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको एक सर्कल दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक ए टेंजेंट बना रखा है, उसकी डिस्टेंस सेंटर से है 5 सेंटीमीटर की, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट जो इधर बनेगी वो 4 सेंटीमीटर की आपको बता रखी है। आपको रेडियस निकालनी है, ये सेंटर है, ये रेडियस बन गई। तो आप देख सकते हैं, और ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गई? हाइपोटेनस हो गई। ये क्या हो गई हमारी? ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हमारी बेस हो गई। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस निकाल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर, तो आपको और एक नंबर मिल जाते हैं। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ये ओ ए हमारी हो गई
और ये ओ बी का स्क्वायर प्लस में ये हमारा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए हमारी कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ओ बी कितनी है हमारी, ओ बी हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। ये ओ बी है आर, हमने आर का स्क्वायर लिख दिया। और ए बी हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल में आर स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16। 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 करेंगे 9 आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 यानी 3। तो रेडियस हमारी 3 आ गई। और ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, बाकी ये स्टेप करके भी आप निकाल सकते थे। तो इसका आंसर रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर, आपको अलग से भी लिखना है तो आपको नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 2 tan थीटा प्लस में 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30। पर आप यहाँ पे आप बिना देखे एक बार भी अगर ये MCQ में आता है तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे। साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, √3/2 होती है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, और स्क्वायर दोनों में लगा है तो ये वैल्यू कट जाती। tan 45 होता है 1, और 1 × 2 कितना होता है 2 1 2। तो ये हमारा आंसर होता है। बट ये MCQ के लिए है, आपको तो अब सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। और सॉल्व करके आपको कैसे लिखेंगे वो मैं पूरा बताती हूँ। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस में 2 tan 45, पूरा आपको स्टेप वाइज लिखना होगा। माइनस में कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, तो साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर प्लस में 2 tan 45 की वैल्यू 1 माइनस में √3/2 का स्क्वायर। तो या तो आप यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करके, यानी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 × 1 2 माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। तो +3 -3 कट गया, आंसर हमारा 2 आ गया। ऐसे आपको सॉल्व करना है, या फिर आप देख के भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose areas is equal to the sum of the एरिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 14 and 9। यानी आपको डायमीटर निकालना है उस बड़े सर्कल का, पूरे बड़े सर्कल का, या हम रेडियस ही मान लेते हैं। रेडियस तो हमारी डबल ही होती है डायमीटर के, तो डबल कर देंगे आंसर। जिनकी 2 सर्कल का प्लस करने पर एक रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है और एक की रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें बताना है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के एरिया को सम करके जिनकी रेडियस 14 और 9 है, हमें बड़े वाले सर्कल का डायमीटर बताना है। तो रेडियस पहले पता कर लेते हैं, फिर डायमीटर भी पता चल जाएगा। तो ये मैंने फिगर बता दी, पहले आपको फिगर बनानी है। तो बड़े वाले को हम πr स्क्वायर लिख लेते हैं, एरिया तो πr स्क्वायर ही होता है, और छोटे वाले को हम πr1 का स्क्वायर और प्लस में πr2 का स्क्वायर छोटा छोटा लिख देते हैं कि हमें आ जाए। अब पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें, पाई तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, और ये 1r ये 2r, और इधर हमने πr स्क्वायर लिया, पाई से पाई कट गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर 2, ये 1 और 2। अब हमारा आगे हम फॉर्मूला, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r स्क्वायर पहली बार रेडियस कितनी है 14, और 14 का स्क्वायर प्लस में दूसरी रेडियस है 9 और 9 का स्क्वायर इक्वल में ये बड़ी रेडियस हमें निकालनी है। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1600 प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 1681, जो कि हमारा होता है 41 का स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर लगा है, इधर आके रूट लग जाएगा और ये हमारा 41 आ जाएगा। तो रेडियस हमारी 41 आ गई, पर हमें निकालना है डायमीटर, जो कि 41 का डबल 82 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यहीं तक करना था आपको। अब इसका भी आपको अथवा का क्वेश्चन दे रखा है, रेडियस डायमीटर आपका 81, पूरा स्टेप जैसे मैंने करवाया वैसे आपको करना है। एक कॉर्ड दे रखी है सर्कल की, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंटर राइट एंगल ट्रायंगल एट सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक कॉर्ड है सर्कल की, ये हमारी कॉर्ड हो गई ए और बी, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और रेडियस जिसकी 10 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें ये जो माइनर सेगमेंट है उसका हमें एरिया निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना या माइनर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो पूरा है सेक्टर है इसे कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पे एरिया और सेक्टर लिख दे रही हूँ।
एरिया ऑफ सेक्टर में से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये माइनस कर देंगे, यानी इस पूरे पिज़्ज़ा में से ये पूरा ये ट्राइंगल से माइनस करेंगे तभी तो ये चीज़ आ जाएगी ना। तो उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इन सब में डायरेक्ट वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो मैं आपको वैल्यू डाल के दिखाती हूँ। थीटा अपॉन में 360, थीटा हमारा 90 डिग्री था क्योंकि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमें वैल्यू 3.14 यूज़ करने बोली है, तो 3.14 यूज़ करेंगे। इंटू में आर स्क्वायर है तो 10 इंटू रेडियस हमारी 10 थी, माइनस करेंगे हाफ। अब आप सोचेंगे बेस और हाइट क्या है, तो आपने सर्कल बनाया था और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, ये बेस होगा ये हाइट होगी, तो रेडियस ही तो हो गई उसकी, तो दोनों हमारी 10 इंटू 10 ही होगी। तो इस सर्कल को हटाते हैं हम, ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए लगाया था। तो इंटू 10 इंटू 10, अब 9 0 से 0 कटा, 9 1 से 9, 9 4 से 36, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। 3.14 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 314 पूरा हमारा हो गया। माइनस में ये हमारा 100 है, 2 से काटेंगे ये 5, फिर 5 इंटू 10 50, ये हमारा 50 बचा। अब 314 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 78.5, और 78.5 में से 15 माइनस करेंगे तो 28.5 आपका आंसर होगा, और यही एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कंटिन्यू रहें। हमारे चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स और आपको हर एक चीज़ अब प्रोवाइड हो जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।